जो हारी हुई बाजी को जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं और वही बीजेपी ने हरियाणा में करके दिखाया है। हरियाणा में एग्जिट पोल फिसड्डी साबित हो गए हैं। इस वक्त राजनीतिक पंडित और एग्जिट पोल के विश्लेषक मुंह छिपा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन हमने जो बताया वही सच साबित हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हमने जिस तरीके से हरियाणा का विश्लेषण दिया वही सच साबित हुआ और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी को पलट दिया, कैसे बीजेपी ने हरियाणा में बाजीगर बनने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था, बीजेपी का हरियाणा में क्या मैनेजमेंट था और कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को हरियाणा में चित कर दिया। हम आपको बताएंगे और वो 10 बड़े कारण बताएंगे कि आखिर बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक कैसे लगाई है। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राव जी जुड़ चुके हैं। सर, आपने कहा था कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। तमाम राजनीतिक पंडित बोल रहे थे कि हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है, लेकिन आपने जो कहा सच साबित हुआ। क्या मैनेजमेंट था बीजेपी का? क्या बीजेपी ने क्या प्लानिंग तैयार की थी कि कांग्रेस को पटका नहीं देनी? वहां पर ईवीएम को हैक किया था ये हाँ। विपक्ष कहेगा, हाँ। लेकिन मैं अंदर की बात आपको बताऊंगा जी। कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान तैयार किया था। आप लोग कह सकते हैं बड़ी बड़ी जो एग्जिट पोल वाली कंपनियां हैं जी। वो आज मुंह छिपाने को मजबूर है। बिल्कुल। वो कह सकती है कि ये जो एक चैनल है ये लगातार चुनाव दर चुनाव असल सटीक भविष्यवाणी कैसे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में सारी दुनिया एक तरफ थी, एकमात्र हम थे जो ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बम्पर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में यही हमारा आकलन था, उत्तर प्रदेश में जो हमने आकलन दिया वो सच साबित हुआ। तो इसके पीछे नीतीश, जो ग्राउंड पर हमारी फौज है उसका इनपुट इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया की हवा के आधार पर टीवी स्टूडियो में बैठकर आप ज्ञान दे देंगे वो नहीं चलेगा। आपको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, आपको जो मैनेजमेंट है पार्टी का उसकी जानकारी होनी चाहिए। और आज हम दर्शकों को बताएंगे कि मैंने किस आधार पर यह दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और उसके पीछे का बीजेपी का मैनेजमेंट कैसा था। वो 10 कारण जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में न सिर्फ कामयाब रही बल्कि अपने इतिहास की, हरियाणा के इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतनी ज्यादा सीटें जीतना ये राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी विपक्षी दलों ने रोना शुरू कर दिया है कि ये भैया ईवीएम, चुनाव आयोग, सारी बातें हो रही है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? ये सवाल, इस पर कोई बातचीत नहीं है। तो इन सारे आरोप प्रत्यारोपों से अलग उन बातों पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस कहां चूक गई। मैं कांग्रेस पार्टी की यहां प्रशंसा करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत अच्छे से हरियाणा में चुनाव लड़ा है और कांग्रेस पार्टी का भी अगर हम डेटा देखेंगे तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी के और कांग्रेस का वोट शेयर लगभग एक बराबर है हरियाणा में। हां, लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक को सीटों में तब्दील नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक जो है 10% बढ़ा है। वोट शेयर हरियाणा में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस ने दर्ज की है। लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं छिटका पाई, वो वोट शेयर नहीं काट पाई और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो यथावत रहा, या वो कह सकते हैं कि जो छिटका बीजेपी से वो उसने गेन कर लिया। और वो कौन से कारण रहे, मैं एक एक करके कारणों को गिनाऊंगा। कई मीडिया चैनल जो है वो 5 कारण गिना रहे हैं, मैं 10 कारण नीतीश जी आपको दूंगा। जी बताइए। जी, पहला कारण देखिए, सबसे पहली तो बात ये थी कि सब बताएंगे, सारे चैनल ये आपको बता रहे। एक कारण निश्चित तौर पर वो है कि चुनाव से ऐन 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला। तब सब सोच रहे थे कि भैया खट्टर साहब जो लंबे वक्त से, पिछले बार भी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, जीती भारतीय जनता पार्टी, खट्टर साहब को ऐन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के पद से हटाना, लोकसभा चुनाव लड़ाना, ये क्या है? तो दरअसल इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का प्लान वहीं से शुरू हुआ था। जो रणनीति थी, मिशन था, वो वहीं से शुरू हुआ कि एक खत्री पंजाबी व्यक्ति जो उस राज्य का मुख्यमंत्री था उसको हटाकर
हरियाणा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। और ओबीसी जो वोट बैंक, जो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी, कांग्रेस पार्टी की रणनीति में एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर सेंध लगाई कि आप सिर्फ बात कर सकते हैं ओबीसी की, ओबीसी को सम्मान हम देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने वहां ओबीसी के बीच में मैसेज दिया। और ओबीसी की अगर हम बात करें वहां पर नीतीश, तो ओबीसी का वोट बैंक लगभग 34% का वोट बैंक है हरियाणा में। उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने फैसले से साध लिया। तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। बाकी अगर हम वहां बात करें, अहीर, गुज्जर और सैनी जो समुदाय है, जिस सैनी समुदाय से ये आते हैं, नायब सिंह सैनी, उनका 11% का अपना वोट बैंक है और 34% का टोटल ओबीसी का वोट बैंक। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया। और इस पर कई लोगों ने सलाह की ये इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, क्या कितना परफॉर्म कर पाएगा, उसको नेगेटिव लेने की कोशिश की गई कि खट्टर साहब नॉन परफॉर्मिंग थे। हालांकि उनको भी सम्मान दिया गया, केंद्र में एक मंत्रालय दिया गया, केंद्र में चुनाव जीते वो। तो जो उनका समुदाय था वो तो नाराज नहीं हुआ, लेकिन एक नए समुदाय को आपने साध लिया। तो ये पहली रणनीति जो थी भारतीय जनता पार्टी की, जो कांग्रेस समझ नहीं पाई। कांग्रेस सिर्फ बात करती रहेगी ओबीसी की, और बीजेपी ने उसको करके दिखाया कि सिर्फ हम बात नहीं करते, ओबीसी समाज को, ओबीसी समुदाय को कोई सम्मान दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि जो गैर जाट वोट थे उनकी लामबंदी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शातिराना अंदाज में की। कैसे? हरियाणा में 30% जाट आबादी है और ओबीसी 34% है और दलित 17% है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की हरियाणा में कि खट्टर, माफ करिएगा, जो हुड्डा साहब है और उनका बेटा, चुनाव में इन दोनों के हाथ में ही कमान थी। कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष हुड्डा गुट से थे, उन्होंने अपनी पसंद का कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनवाया। तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक संदेश देने की कोशिश की कि जाटों का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में है। अगर कांग्रेस जीत के आती है तो सिर्फ जाटों की सुनी जाएगी, गैर जाटों की सुनवाई नहीं होगी। ये एक संदेश देने की कोशिश की इस मैसेज के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कि कैसे शैलजा का प्रकरण बीच में उठाया। आपने देखा होगा कि एक दलित बेटी के साथ देखिए कैसे नाइंसाफी कर रही है। दम है तो आप एक दलित बेटी का, और जहां पर आरक्षित सीट है जितने पर, वहां पर बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। मैं उस पे आ रहा हूं। वो भी एक कारण, नीतीश आप बहुत सही कह रहे हैं कि जो रिजर्व सीटें थी उस पर पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है कि दलित जो वोटर था उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो जो एक जातिवाद का एजेंडा, जो एक भारतीय जनता पार्टी जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाती है, आरक्षण का एक मुद्दा जो फेंकने की कोशिश की गई, वो नहीं चला कांग्रेस का। तो सर हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक लगातार मेल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आप पूछिएगा कि जिस तरीके से हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा उछाला गया, विपक्ष पिछले 1 साल से तीनों को इस्तेमाल कर रही थी, मैं तो यही कहूंगा इस्तेमाल करके जिस तरीके से वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया, तो बीजेपी कैसे काट निकाली किसान का, जवान का, पहलवान का? हरियाणा में बीजेपी ने वो कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया जिससे कांग्रेस चित हो गई? मैं उस पर भी आ रहा हूं। वो जो 10 पॉइंट है मेरे, उसमें ये भी आपके जो पॉइंट है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था। ये सबसे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पहलवान, जवान और किसान, इन 3 मुद्दों पर बड़ा जोर दिया। और इसीलिए कांग्रेस, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था कांग्रेस को, और यही आत्मविश्वास कांग्रेस को लूट। केजरीवाल ने भी अभी कहा कि अति आत्मविश्वास का कारण कांग्रेस की हार है। कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा भी कह रही है, कुमारी शैलजा ने कहा हम 60 सीटें जीतने वाले थे और कहां बोले संघर्ष कर रहे हैं अभी, ये उनका बयान है। तो ये जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको समझने में राहुल गांधी और उनकी टीम चूक कर गई। ये जमीन पर बीजेपी अंदर ही अंदर एक और थोड़ी देर बाद एक स्टोरी हम अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी तो लगी थी, लेकिन एक और अदृश्य व्यक्ति हरियाणा के ग्राउंड पर लगा हुआ था जिसने भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई। कौन है वो अदृश्य व्यक्ति? आप अगली स्टोरी में आप हमारे जरूर देखेंगे कि उस पर एक सेपरेट स्टोरी हम करेंगे। लेकिन पहले मैं इन मुद्दों पे आता हूं जो आपने कहा कि जवान, किसान और पहलवान, कैसे उसको साधा बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी
काम करने में विश्वास रखती, ये जनता के बीच उसने संदेश देने की कोशिश की। सबसे पहला बात करते हैं जवान, जो नौजवानों का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, जो अग्निवीर का मुद्दा था, खासतौर पर हरियाणा में उठाया गया। इस मुद्दे की कैसे काट की नायब सिंह सैनी साहब ने, जैसे मुख्यमंत्री बने और जब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो इसकी काट लेकर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 4 साल जो युवा अग्निवीर में बिता कर आएगा, उसके बाद वो बेरोजगार नहीं रहेगा, राज्य सरकार उसको नौकरी देगी प्राथमिकता के साथ। तो उस कांग्रेस के उस मुद्दे को, अग्निवीर की काट ऐसे निकाली गई। किसान का जो आंदोलन था, किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने साधने के लिए वहां पर लगभग 24 फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया, और जो नाराज किसान था हरियाणा का, उसको एक तरह से साधने की कोशिश की। सियासी किसान अभी भी नाराज है, लेकिन जो असली किसान था उसको साध लिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको संदेश देने की कोशिश की। 12,000 रुपए तो खाते में आ ही रहे हैं, लेकिन आपकी फसलों की एमएसपी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शिवराज सिंह चौहान, मीठी जलेबी, उनको कृषि मंत्री बनाया गया और उन्होंने किसानों के बीच में संवाद कर करके उनको विश्वास दिलाया कि हम कृषि कल्याण की योजना आपके लिए ला रहे हैं और कृषि कल्याण के लिए हम समर्पित हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा जो है, वो जिस तरह से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और जिस तरह से उसको पॉलिटिक्स में लाया और जिस तरह से विनेश फोगाट ने राजनीतिकरण किया, जिस तरह से एक तरह झूठ बोला, भैया आप गई पेरिस ओलंपिक में और आपका वजन बढ़ा। कोई पहली बार थी आप देश की खिलाड़ी जिसका वजन बढ़ गया? इससे पहले भी कई खिलाड़ियों के वजन बढ़े हैं और उसको मैनेज करने का एक तरीका होता है। ऐसा तो नहीं था कि नरेंद्र मोदी गए और आपकी मशीन पर पीछे से पैर रख दिया। एक कार्टून भी वायरल हो रहा था ना, और आपने आके बाद में जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया विनेश फोगाट ने, क्योंकि आप देश की बेटी के तौर पर लड़ने गई थी, आप कांग्रेस की कैंडिडेट के तौर पर लड़ने नहीं गई थी, तो आपने इस मुद्दे का जो राजनीतिकरण किया वो जनता को पसंद नहीं आया नीतीश। लेकिन विनेश जीत गई सर जुलाना से। विनेश का जीतना और पूरी पार्टी का जीतना, मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूं, एक जगह से उसको समर्थन कितने वोटों से 10 राउंड तक पीछे रही है, 10 राउंड तक पीछे, और शुरुआत में बढ़त कितनी 34 वोटों की, 35 वोटों की बढ़त थी उसको। भाई इंटरनेशनल हो तो फिगर बन गई थी, उनको तो लाखों वोटों से जीतना चाहिए था, उनके अरक्स बरक्स कोई नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप बड़े मुश्किल से जीते हैं। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा नीतीश। तो हरियाणा की जनता ने इस प्रोपेगेंडा को भी जवाब दिया है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए जितनी योजनाएं कांग्रेस सरकार या भारतीय जनता, लोग समझते हैं, तो जितनी योजनाएं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों की हम बात करें, तो खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं और जितनी योजनाओं का लाभ इन सरकारों में मिला है, ओलंपिक्स में मेडल जो आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं। तो ये 3 जो मुद्दे थे, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के दम पर साधने की कोशिश की, ये भी जीत में अहम कारक थे। अब मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नए कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। ये बहुत बड़ी रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस से जैसे किरण चौधरी को शामिल कराया, उनकी बेटी को तोशाम से टिकट दिया, वो उसके अलावा और कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स को लिया, बाहरी दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने में शामिल करके उनके बेटों बेटियों को टिकट दी, अपने नेताओं के भी बेटे बेटियों को टिकट दी। वहां पर बहुत गुटबाजी हुई, कांग्रेस कार्यालयों में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता दल छोड़कर चले गए, आपने देखा होगा गुटबाजी, वहां कई नेताओं ने बयानबाजी की, कई निर्दलीय लड़े, सब भारतीय जनता पार्टी ने सहा, क्योंकि उनको पता था कि ये चेंज हमें जरूरी है। अशोक तंवर तो लास्ट में चले गए थे। बिल्कुल, वो अशोक तंवर के जाने का वो फायदा न होकर कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान हो गया इस चीज का। तो वो ये वाला जो एक दांव चला भारतीय जनता पार्टी ने, जो नए कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा, इससे क्या हुआ? अब आप कहेंगे कि नए कैंडिडेट को मैदान में, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ होती है? सरकार या मौजूदा विधायक के खिलाफ। सरकार का प्रतिनिधि, जैसे मंत्री, कई मंत्री चुनाव हार गए, नायब सैनी साहब के कई मंत्री चुनाव हार गए, तो एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की। तो यह सबसे बड़ा की फैक्टर एक जीत में एक कारण यह भी रहा कि नए कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया, उनको मैदान में उतारा, दूसरे दलों से जिताऊ उम्मीदवारों लेके आए और जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया। अब अगर मैं बात करूं तो दलित वोटों पर बहुत फोकस, जो आपने एक पॉइंट कहा ना, और दलित वोटों पर जो फोकस किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो इसीलिए कुमारी शैलजा का मुद्दा बार बार उठाया, आरक्षण के मुद्दे पर घेरा, राहुल गांधी ने एक जो बयान दिया था विदेशी धरती पर, उसको एक नैरेटिव बनाकर पेश किया कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है, वो यहां सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन असल में आरक्षण जो इनकी दादी का नजरिया था, जो इनके नाना का नजरिया था, दादा का नजरिया था,
और जो इनके पिताजी का नजरिया था आरक्षण के लिए, वही नजरिया राहुल गांधी का। बीजेपी के सारे नेता बोल रहे थे सभा बिल्कुल। में। तो दलितों को संदेश देने की कोशिश की, साधने की कोशिश की बीजेपी ने, और कुमारी शैलजा का मुद्दा वो उठाते रहे कि देखिए दलित बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री का ऐलान करो, इतने दलित हितैषी आप। कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई इस बात को, और इसीलिए दलित जो वोट बैंक है, पिछली सीटों के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षित सीटें, उसमें 5 सीटें ज्यादा जीतने में सफल रही है पिछले बार के मुकाबले। तो दलित वोटरों को भारतीय जनता पार्टी साध पाई वहां पर, ये एक सबसे बड़ा जीत में और एक बड़ा कारण रहा। अब मैं जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुद्दे उठाए, खर्ची पर्ची का मुद्दा आपने देखा होगा, यह मुद्दा सबसे ज्यादा था, और इस मुद्दे का भी बहुत वहां पर लाभ मिला, क्योंकि पुरानी जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें खर्ची पर्ची से बहुत त्रस्त थे हरियाणा के लोग, तो ये मुद्दा कनेक्ट कर पाया। कांग्रेस की गुटबाजी ने बहुत आसान राह कर दी, वो राहुल गांधी को जाके हाथ मिलाने पड़े, हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले। कल एक स्टोरी में हमने सुबह भी बताया आपको कि कैसे मुख्यमंत्री के दावेदार नए नए पैदा हो रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की अपनी महत्वाकांक्षा है, हुड्डा की अपनी महत्वाकांक्षा है, कुमारी शैलजा की अपनी महत्वाकांक्षा है। कुमारी शैलजा को चुनाव नहीं लड़ाया आपने, तो वही मुद्दे को बीजेपी ने उठाया कि दलित बेटी को आप चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे थे। उसके बाद मैं बता ही चुका हूं आपको कि जो इसमें सबसे अहम जो एक और कारण रहा, जिसमें बीजेपी की भूमिका हम नहीं कह सकते, राकेश टिकैत ने इस मुद्दे को उठाया है। राकेश टिकैत की अगर आप बात सुनेंगे आज बाइट में, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गठबंधन नहीं होने दिया। अब ये मतलब ये अजीब सा बयान है राकेश टिकैत का, लेकिन उन्होंने मुद्दे तो सही बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं होने दिया। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां साथ में लड़ती तो ये नतीजे और कुछ होते नीतीश। अगर बाकी जो वोट काटू दल है, कई वोट काटू दल वहां चुनाव लड़े, हालांकि जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, खुद बेचारे दुष्यंत हार गए, सबकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगभग मुझे लगता है कि 1.5-2% वहां वोट मिला है। एक सीट वो नहीं जीत पाए, लेकिन 1.5-2% वोट अगर इसमें जुड़ जाता कांग्रेस के वोट खाते में, तो ये नतीजे उल्टे होते। कांग्रेस के पक्ष में जो बीजेपी के अभी है सीटें, उतनी शायद कांग्रेस के पास होती। तो ये वोट काटू दलों का बड़ा असर वहां पर पड़ा, और वोट काटू दलों की वजह से कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में है। तो ये सारे कारण रहे नीतीश, जो विपक्षी पार्टी मुझे लगता है कि समझने में फेल रहेगी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को।